सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मार्च महीने के पहले वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको इतना सा बता दूं कि इन सभी क्वेश्चंस की क्विज मिल जाएगी आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपको बताना है मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता। तो आंसर होगा राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। इन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। और अभी इन्होंने ही मैक्सिकन ओपन 2022 जिसे अकापुल्को खिताब भी कहा जाता है उसमें मेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीत लिया। इन्होंने किसको हराया? ब्रिटेन के टेनिस प्लेयर हैं कैमरन नोरी, उनको हराया है। नडाल ने पहली बार ये मैक्सिकन ओपन का खिताब 2005 में जीता था, फिर 2013 में, फिर 2020 में और अब 2022 में, यानी कि ये इनका चौथा खिताब है मैक्सिकन ओपन में। आपको याद होगा 2022 का जो पहला ग्रैंड स्लैम हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहा हूं मैं। क्या आपको पता है उस पर मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? राफेल नडाल ने ही। किसको हराया था? डेनियल मेदवेदेव को, जो कि रशिया के हैं। और वुमेन सिंगल का टाइटल ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने जीता था। किसको हराया था? डैनियल कॉलिंस को हराया था, जो कि यूएस की है। अच्छा, एक कप है डेविस कप, ये न्यूज में था। पहले तो ये याद रख लो, डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से। किसने जीता था? रशिया ने। और एक प्रश्न हमने और पढ़ा था कि सबसे कम उम्र के एटीपी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल एटीपी 500 विजेता कौन बन गए सबसे कम उम्र के? तो आंसर होगा कार्लोस अल्काराज। ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो आंसर होगा पूजा जात्यान। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि ये पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। और इसमें पूजा जात्यान, जो कि हरियाणा से हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और ये मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। इसके अलावा श्याम सुंदर स्वामी और ज्योति बलियान, इन्होंने मिक्स्ड डबल के इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। बाकी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय तीरंदाजी संघ, इसकी स्थापना होती है 1973 में। वर्तमान में प्रेसिडेंट है अर्जुन मुंडा। चलो आपको बताना है अर्जुन मुंडा के पास कौन सा मंत्रालय है। तो वन लाइनर में इस प्रश्न में क्या याद रखने वाली बात है? वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में हुई, और सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई पूजा जात्यान, जो कि खुद हरियाणा से हैं। चलो आप तो ये बताओ, खेलो इंडिया तीरंदाजी प्रतियोगिता ये कहाँ पे हुई थी? सोनीपत हरियाणा में, जिसको जीता भी हरियाणा ने, यानी कि टॉप पे भी हरियाणा था। अच्छा, आप तो ये बताओ कि अभी किस पैरा एथलीट को पद्म भूषण मिला था? देवेंद्र झाझरिया। इनका संबंध है भाला फेंक से, ये राजस्थान के हैं। और टोक्यो पैरालंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह में फ्लैग बियरर ध्वजवाहक कौन थे? टेकचंद थे। और समापन में अवनी लेखरा फ्लैग बियरर रही थी। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अच्छा, वैसे टोक्यो पैरालंपिक 2020 में बात कर लें तो टोटल 5 गोल्ड हमारे पास आए थे। एक जीता था अवनी लखेरा ने, शूटिंग से इनका संबंध है, ये राजस्थान से हैं। पद्मश्री भी मिला अभी इनको। एक सुमित अंतल ने, भाला फेंक से संबंध है। मनीष नरवाल ने, शूटिंग से संबंध है। और बैडमिंटन में 2 जनों ने, एक तो प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ने गोल्ड जीता। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब बताइए, फरवरी 2022 में दुनिया के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव। तो अभी तक टॉप पे कौन थे? टॉप टेनिस प्लेयर कौन थे? सर्बिया के नोवाक जोकोविच। और अब रशिया के डेनियल मेदवेदेव ये आधिकारिक तौर पर दुनिया के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। डेनियल मेदवेदेव नाम आपने जरूर सुना होगा। 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल इन्होंने हार दिया था, यानी कि उप विजेता रहे थे। विजेता थे राफेल नडाल, जो कि स्पेन के हैं। डेनियल मेदवेदेव कहाँ के? रशिया के हैं। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। बताइए, मई 2022 में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ पे होंगे? वियतनाम में। तो 31वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स ये 12 से लेकर 23 मई 2022 तक होने हैं। कहाँ पे? वियतनाम में। और ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है, जो हर 2 साल में एक बार होता है। वैसे तो नवंबर 2021 में इसको होना था, लेकिन कोविड के कारण नहीं हो सका। मोटो क्या है इसका? एक मजबूत दक्षिण पूर्व एशिया के लिए। और इसका शुभंकर यानी कि मैस्कोट क्या है? साओ ला। ये मध्य वियतनाम का एक दुर्लभ स्तनपायी मूल निवासी है। अच्छा, अगर आपसे पूछे 2022 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण है, ये कहाँ पे होगा? पंचकुला हरियाणा में। और 5वां संस्करण
ये भी 2022 में होगा भोपाल मध्य प्रदेश में। वियतनाम की कैपिटल क्या होती है? हनोई। करेंसी है वियतनामीज डोंग। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए 73वें स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कितने भारतीयों ने गोल्ड मेडल जीता? 2 ने। अच्छा, ये 73वीं स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ये कहाँ पे हुआ? बुल्गारिया में, जहाँ पे भारतीय दल ने 2 तो गोल्ड और 1 ब्रोंज जीता है। गोल्ड किस किस ने जीते? निखत जरीन ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में, 52 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता, और एक नीतू ने 48 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 मार्च को, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। उद्देश्य क्या है? समानता को बढ़ावा देना। पहली बार 2014 में मनाया था। थीम क्या है? रिमूव लॉज दैट हार्म्स, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। और समानता से यानी कि इक्वलिटी से आपको एक प्रश्न याद आएगा, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थापित की गई है अभी, जिसकी ऊंचाई है 216 फीट, और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मुद्रा में मूर्ति है। अभी आपको याद होगा, अभी संत रामानुजाचार्य जिनकी ये मूर्ति है, उनकी 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया गया? समानता का त्यौहार। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। बताइए 46वां यानी कि 46 सिविल लेखा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 मार्च को। तो याद रखना, 2 मार्च को ही हम ये सिविल अकाउंट्स डे के रूप में मनाते हैं। और अभी इसी अवसर पर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए ई बिल प्रणाली को शुरू किया है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिल सिस्टम, मतलब पेपरलेस सिस्टम करना। मतलब जितने भी बिल होंगे उनका भुगतान ऑनलाइन होगा, जिससे गड़बड़ियां भी कम होंगी और पेपर की बचत भी होंगी। तो सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए और पेपरलेस भारत को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया है निर्मला सीतारमण ने। कब? 2 मार्च को। और 2 मार्च को ही क्यों? क्योंकि उस दिन सिविल अकाउंट्स डे, सिविल लेखा दिवस है। कौन से नंबर का है? 46 नंबर का। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अब बताइए विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया? 1 मार्च को। तो हर साल 1 मार्च को दुनिया भर में नागरिक सुरक्षा के महत्व और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कर्मियों को सम्मानित करने के लिए इसे मनाया जाता है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। बताइए विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाते हैं? 3 मार्च को मनाते हैं। तो बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 3 मार्च को यह दिन मनाया जाता है। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार इसको 2007 में मनाया था। थीम क्या है? टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विथ केयर। बढ़ते आगे। अब बताओ विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? 3 मार्च को। तो पृथ्वी पर मौजूद वन्य जीवों और वनस्पतियों के सुंदर और विविध रूपों को मनाने के लिए हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है? रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को। तो लोगों के दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व के बारे में संदेश फैलाने के लिए भारत में हर साल 28 फरवरी को ये नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। और 28 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं? तो सर सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट यानी कि रमन प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए। और इसके लिए उन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अच्छा, थीम क्या रही इसकी? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अच्छा, ये तो हो गया नेशनल साइंस डे। एक वर्ल्ड साइंस डे भी मनाते हैं हम, वो होता है 10 नवंबर को। और ऐसे आपको याद आएगा इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस भी होता है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। वो कब होता है? 11 फरवरी को होता है। चलिए बताइए अभी हाल ही में दुर्लभ रोग दिवस, रेयर डिजीज डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 फरवरी को। तो दुर्लभ रोग दिवस यानी कि रेयर डिजीज डे यह हर साल फरवरी के आखिरी दिन को मनाया जाता है। तो ये दिन दुर्लभ बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और दुर्लभ बीमारियों वाले व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए उपचार और चिकित्सा तक पहुंच में सुधार करने के लिए इसको मनाया जाता है। पहली बार इसे 2008 में मनाया गया था। थीम क्या है? अपने रंग साझा करें, शेयर योर कलर्स। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे।
अच्छा बताइए, अभी हाल ही में भारत T+1 स्टॉक सेटलमेंट को लागू करने वाला कौन सा देश बन गया? तो आंसर होगा दूसरा। तो चाइना के बाद जो भारत है ये 25 फरवरी 2022 से T+1 स्टॉक सेटलमेंट शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है। यहाँ पे टी का मतलब हो गया ट्रेडिंग डे। इसको उदाहरण से मैंने आपको समझाया था, जैसे कि आप सोमवार है, मान लो आज सोमवार को शेयर खरीदते हो बेचते हो, मतलब सोमवार के दिन आपने ट्रेडिंग करी है, कोई शेयर खरीदा है, तो T+1 डे यानी कि एक तो वो ट्रेडिंग डे सोमवार और उसमें एक और दिन जोड़ दो यानी कि मंगलवार। मंगलवार को वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा, सोमवार को नहीं आएगा। सेटलमेंट होने के लिए T+1 डे अब लगा करेगा। अभी तक ये टाइम लगता था T+2 डेज, यानी कि अगर सोमवार को आप शेयर खरीद रहे हो तो आपके डीमेट अकाउंट में वो बुधवार को आता था, लेकिन अब मंगलवार को आएगा क्योंकि T+1 डे लगा करेगा। डीमेट अकाउंट मैंने अभी आपको बोला, डीमेट अकाउंट क्या होता है? ये वो अकाउंट होते हैं जिसमें आप शेयर्स को रखते हो, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट होता है वहाँ पे आप पैसे को रखते हो, तो यहाँ पे डीमेट अकाउंट में शेयर्स वगैरह को रखते हो। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में जारी सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 120वें स्थान पे। तो ये रिपोर्ट क्या बताती है कि 2030 के जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सतत विकास लक्ष्य हैं जिनको पूरा करना है 2030 तक, कितने गोल्स हैं? 17। तो उस मामले में किस देश ने कितना काम किया है उसी के अनुसार ये रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें भारत 120वें स्थान पर है और टॉप पे है फिनलैंड। वहीं भारत में बात करते हैं तो राज्यों की कैटेगरी में टॉप पे है केरल और सबसे लास्ट पे चल रहे झारखंड और बिहार। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में जारी नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। तो भारत में अगर बात करोगे तो 2021 में अरबपतियों की संख्या 11% से बढ़ी है और इस तरह से भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे यूएस है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे है भारत। और भारत में भी सबसे ज्यादा कहां पे बढ़ी है? तो बेंगलुरु में। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में 60 मिलियन से ज्यादा डीमेट खातों की पंजीकृत करने वाला पहला डिपॉजिटरी बन गया। कौन सा? सीडीएसएल। तो 1 मार्च 2022 को सीडीएसएल यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज ने यह घोषणा की है कि अब उसके पास 6 करोड़ से ज्यादा एक्टिव डीमेट्स अकाउंट है। डीमेट अकाउंट मैंने बताया था जिसमें आप शेयर मार्केट में जो आप शेयर खरीदते हो बेचते हो तो उसके लिए एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। ये वही डीमेट अकाउंट है जहां पे आप शेयर्स वगैरह को रखते हो। तो सीडीएसएल याद रखना, इसके अध्यक्ष हैं बीवी चोबल। अच्छा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? तो आंसर होगा माधवीपुरी बुच। तो पूर्व आईसीआईसीआई बैंकर हैं ये माधवीपुरी बुच और अभी ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। किनकी जगह ली? अजय त्यागी की जगह ली है, तो इनका नाम याद रखेंगे आप। बाकी ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी कौन है? अलका मित्तल है। अलका से नाम याद आएगा अलका उपाध्याय का, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी। उपाध्याय से नाम याद आएगा अनुकृति उपाध्याय का नाम, अपने नोबेल किंत्सुगी के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता इन्होंने। बाकी अलका मित्तल में मित्तल से आपको याद आएगा गीता मित्तल का नाम, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों एडमिनिस्ट्रेटर्स की समिति की अध्यक्ष बनी है ये। तो इस तरह से चीज़ों को आप लिंक करके 2-4 नाम आपस में याद रख सकते हो। बाकी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी थी धृति बनर्जी और नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है रेखा मेनन। देखो, सेबी की सरकार ने स्थापना कब की थी? 1988 में, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेबी को कानूनी मान्यता मिलती है 1992 में। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट भी लॉन्च हुआ था और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, ऐसे याद रख सकते हो। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। पहली महिला अध्यक्ष बन चुकी है माधवीपुरी बुच। बढ़ते आगे। बताइए, अभी विश्व बैंक ने किसे MIGA यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया? आंसर होगा जुनैद कमाल अहमद को। तो भारत में वर्ल्ड बैंक के प्रमुख हैं ये जुनैद कमाल अहमद और अभी इन्हीं को वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है और वह एजेंसी है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इंग्लिश में बोलेंगे तो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी।
और उसका ये नेतृत्व करेंगे, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया उसका। वे विश्व बैंक के इतिहास में इस पद पर आने वाले दूसरे बांग्लादेशी नागरिक हैं। उनसे पहले कौन आ चुके हैं? फैज चौधरी इस पद पर आने वाले पहले बांग्लादेशी थे। तो अभी तो आपको जुनैद का नाम याद रखना है। बाकी एसएससी के चेयरमैन कौन बने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के? एस कुमार। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर बने डॉक्टर उन्नी कृष्णन। और एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में, और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। बढ़ते आगे, बताइए एलआईसी म्यूचुअल फंड के नए एमडी/सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा टीएस रामकृष्णन। और किनका स्थान लेंगे ये? दिनेश पांगटे का। वैसे एचपीसीएल के सीएमडी बन गए पुष्प कुमार जोशी। और हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मुख्य आर्थिक सलाहकार बन गए अनंत नागेश्वरन। और इफ्को के नए चेयरमैन बन गए दिलीप संघानी। अच्छा, वैसे एलआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। इसके अध्यक्ष हैं एमआर कुमार। बढ़ते आगे, तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये दिल्ली में बनाया जाएगा। मतलब यहाँ पे सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल किया जाएगा। ई वेस्ट मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम नहीं हो गए, पुराने मोबाइल्स हो गए, फोन्स वगैरह, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह, रिमोट वगैरह, ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में आती है। और अगर ये खराब हो जाती है तो वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब दो। देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पे खोला गया? भोपाल में। वैसे इंटरनेशनल ई वेस्ट डे भी होता है, 14 अक्टूबर को मनाते हैं। अभी ई कैबिनेट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे बनेगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ पे बना? केरल के कोझीकोड में। और भारत का पहला फायर पार्क ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में बना। तो ये सारे पार्क भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते आगे, बताइए अभी हाल ही में गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजी सिटी में मुख्यालय खोलने वाली पहली मल्टी कंपनी या मल्टी एजेंसी बन गई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापना होती है 15 जुलाई 2014 में। और इसी का है ब्रिक्स बैंक, या उसे ही आप न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हो। हेडक्वार्टर इसका शंघाई चाइना में है। और इसके अध्यक्ष हैं मार्कोस प्राडो ट्रायजो। और अभी इसमें नया मेंबर कौन सा बना था? सबसे लेटेस्ट 4th नंबर का इजिप्ट बना था। एक्चुअली में 2021 में 4 नए देश इसमें शामिल हुए थे। पहले 3 देश हुए थे, यूनाइटेड अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे। और सबसे लास्ट में हुआ था 4था देश इजिप्ट। इसलिए हम कहते हैं सबसे नया मेंबर इसका इजिप्ट ही है। विश्व शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी 9th नंबर का नया मेंबर कौन सा बना? तो आंसर होगा ईरान। ध्यान रखना ये। पढ़ते आगे, फिर बताइए अभी रशिया ने दुनिया का सबसे बड़ा विमान को तबाह कर दिया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था एंटोनोव 225, जिसे प्यार से मरिया भी कहा जाता था। और ये दुनिया का सबसे बड़ा विमान था, लेकिन अभी रशिया ने उसको नष्ट कर दिया। ये 84 मीटर तो लंबा था। 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये 250 टन माल का परिवहन कर सकता था। अच्छा, एक और नाम आपने अभी न्यूज़ में सुना होगा, C-17 ग्लोब मास्टर। ये बोइंग ने बनाया है, बोइंग कंपनी ने, यूएसए ने। और भारत का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरलिफ्ट है C-17 ग्लोब मास्टर। और अभी यूक्रेन से भारतीयों को लाने में इसकी मदद ली गई। चलो आप तो ये बताओ, यूक्रेन से जो भारतीयों को हम लेकर के आ रहे हैं उसके लिए कौन सा मिशन चलाया गया है? पढ़ते आगे, बताइए सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू की गई? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस चेन्नई तमिलनाडु में शुरू की गई है। तो इसकी जो शुरुआत है ये ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन फॉर पॉ के सहयोग से की गई है। और अभी मद्रास हाईकोर्ट की जो न्यायमूर्ति हैं, जज हैं डॉक्टर अनीता सुमंता, उन्होंने इसको शुरू किया। और ये जो वैन टाइप है, जहाँ जो हॉस्पिटल की तरह काम करेगा, मतलब चलता फिरता हॉस्पिटल आप कह सकते हो जानवरों के लिए, इसका नाम है हॉस्पिटल ऑन व्हील्स। तो जो आवारा पशु होते हैं, अगर वो कोई घायल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो ये पता लगने पे उनका उपचार करेंगे वहाँ जा करके। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए अभी किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया था? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। और आपको याद होगा देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल ये कहाँ पे खोला जाएगा? मेरठ में। और कर्नाटक ने
बंगलुरु में अपनी तरह का पहला पशु वॉर रूम शुरू किया था। और एक अमृतसर में भी बीमार पेड़ों के लिए जो एम्बुलेंस शुरू हुई थी उसका नाम क्या है, पुष्पा। और लद्दाख ने अभी अपना स्टेट एनिमल किसे बनाया, स्नो लेपर्ड को। तो याद रखना ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे, बताइए उंग लिल ओरुवन ये किस राज्य के मुख्यमंत्री की आत्मकथा है जिसे अभी लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। उन्हीं की आत्मकथा है ये उंग लिल ओरुवन। इसका मतलब हो गया वन अमंग्स यू, तुम सब में से ही एक, जिसे अभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लॉन्च किया। तो ये इनकी आत्मकथा, ये इसका पहला पार्ट है जिसमें उन्होंने 1976 तक के 23 वर्षों के बारे में बताया है। तो ये उनकी आत्मकथा का पहला पार्ट है जिसमें उन्होंने 1976 तक मतलब उनके जीवन के शुरुआत के 23 वर्षों के बारे में बताया है। तो ये नाम याद रखना। बढ़ते आगे, बताइए द मिलेनियल योगी नाम की बुक को किसने लिखा? दीपम चटर्जी ने। तो भारतीय सेना के पूर्व कप्तान हैं दीपम चटर्जी, जिन्होंने ही अभी ये बुक लिखी है द मिलेनियल योगी, अ मॉडर्न डे पैरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ। और ये एक ऐसी पुस्तक है जो रहस्यवाद और संगीत को मिलाती है, जो पाठकों को जागृति की यात्रा पर ले जाती है। बाकी शांतनु गुप्ता द मॉन्क वुड ट्रांसफॉर्म्ड यूपी नाम की बुक लिखी थी। प्रियम गांधी मोदी अ नेशन टू प्रोटेक्ट बुक लिखी है। और सागरिका घोष ने अटल बिहारी जी के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम रखा था अटल बिहारी वाजपेयी। याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। पढ़ते आगे, तो इस प्रश्न में आपको बताना है कोविड-19 हेतु भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कौन सा है? तो आंसर होगा कॉर्बेवैक्स टीएम। तो कॉर्बेवैक्स टीएम ये पहली स्वदेशी वैक्सीन है जिसे बनाया है बायोलॉजिकल ई कंपनी ने। ये हैदराबाद की कंपनी है। हमने कहा ये भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन का उपयोग करेगी। 28 दिन में इसकी 2 खुराक लगेगी और 12 से 18 वर्ष के बच्चों को, और अभी सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। आपको याद होगा पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन कौन सी है? ज़ाइकोव डी। ये ट्रिपल डोज वैक्सीन है। किसने बनाई? जाइडस कैडिला ने। और एक प्रश्न हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में, डीएनए बेस्ड वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा भारत। और इसी तरह का एक प्रश्न हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्लांट बेस्ड वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। अगर आपको अभी पता है उसका आंसर क्या है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। बाकी 2 वैक्सीन हमने और पढ़ी है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन ये इनएक्टिव वैक्सीन है जिसे बनाया है भारत बायोटेक ने, जिसका मुख्यालय है हैदराबाद में। और कोविशील्ड एक एक्टिव वैक्सीन है जिसे बनाया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। अच्छा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है? और ये भी बताओ कि अभी उन्हें कौन सा पद्म पुरस्कार मिला था? पद्म विभूषण मिला, भूषण मिला या पद्मश्री मिला? बताइए। हम बढ़ते आगे, तो इस प्रश्न में आपको बताना है भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट जो सीधे ट्रैक्शन को पावर फीड करेगा ये कहाँ पे स्थापित किया गया? आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट जो सीधे ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम से जुड़ा हुआ होगा ये कहाँ पे लगाया गया है? मध्य प्रदेश के बीना में। ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हिस्सा है और ये रेलवे का पहला है, इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे भेल की सहायता से स्थापित किया गया है, मतलब एक प्लांट इन्होंने लगाया है मध्य प्रदेश के बीना में, और इसका जो आउटपुट होगा वो जो इसका ट्रैक्शन होता है, मतलब जो तार वगैरह होते हैं, डायरेक्ट उसको ये फीड करेगा। अच्छा, वैसे आप मुझे बताइए भारतीय रेलवे ने पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड होने का लक्ष्य कब का रखा है? 2023 का। और पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पे चलने का लक्ष्य कब का रखा है? 2030 का। अच्छा, भारत का शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब का है? 2070 का है। और रेलवे कहाँ पे पहली कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? दिल्ली में, दिल्ली के किशनगंज में। अगर पूछा जाए 100% सोलर एनर्जी से संचालित भारत का पहला मंदिर कौन सा है? कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, मिलेगा आपको उड़ीसा में। किसने बनवाया था इसको? गंग वंश के शासक थे नरसिंह देव फर्स्ट ने। 10 रुपये का जो नोट है ना, उस पर इसका चित्र ही अंकित है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। यहाँ से बढ़ते आगे, तो इस प्रश्न में आपको बताना है किस बैंक ने उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी को लॉन्च किया? तो आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू करने की घोषणा की। और ये बैंक खाता खोलने के लिए उड़ीसा के लोगों को घर घर और परेशानी मुक्त पहुंच प्रदान करेगा।
अच्छा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्थापना होती है 16 सितंबर 1935 और हेडक्वार्टर इसका पुणे में है। अच्छा बताओ, अभी देश में सबसे ज़्यादा पॉइंट ऑफ सेल स्थापित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा बना था? एक्सिस बैंक। ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट को शुरू किया इंडसइंड बैंक ने। और पंजाब नेशनल बैंक के एमडी/सीईओ बने अतुल कुमार गोयल। तो ये नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की घोषणा हुई थी 2021 में और अभी कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो अगले 5 सालों के लिए 1600 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका उद्देश्य क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। पर यह डिजिटल मिशन है तो इसमें आधार कार्ड की तरह एक स्वास्थ्य खाता नंबर दिया जाएगा और उसी के आधार पर आपके स्वास्थ्य की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मतलब उस कार्ड में आपकी सारी रिपोर्ट होगी स्वास्थ्य से संबंधित। तो याद रखना, इसकी जिम्मेदारी किसे दी गई है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को, जिसके अध्यक्ष कौन है? RS शर्मा, राम सेवक शर्मा। और आपको याद होगा आयुष्मान भारत योजना के बारे में, वो शुरू हुई थी 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से। तो उस योजना में क्या है? 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रति परिवार दिया जाता है। अच्छा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करते हैं। आप तो बता दोगे कहाँ की है? ये राजस्थान की है। लेकिन पहले इसमें स्वास्थ्य बीमा था 5 लाख रुपए का, अभी बजट में इसे बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया। और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की बात करेंगे, इसे कहां से? वाराणसी, उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया था 6 सालों के लिए। उद्देश्य क्या है? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, जैसे हॉस्पिटल वगैरह, वेंटिलेटर वगैरह हो गए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, मार्च 2022 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपने 17वें स्थापना दिवस पर नया आदर्श वाक्य लॉन्च किया। वो क्या है? भविष्यो रक्षति रक्षितः। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, अभी इसकी 17वीं वर्षगांठ पर इसका नया आदर्श वाक्य लॉन्च किया गया, जो है भविष्यो रक्षति रक्षितः। मतलब भविष्य की रक्षा करनी है तो इनके अधिकारों की रक्षा करनी होगी। अच्छा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियंका कानूनगो हैं। बाकी ये भी बताओ, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, ये किसका आदर्श वाक्य है? मोटो है ITBP का, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का। बलस्य मूलम विज्ञानम, ये DRDO का है। और जीवन पर्यंत कर्तव्य है BSF का। बढ़ते आगे। बताइए, 35वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले 2022 का थीम राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो सूरजकुंड मेला ये एक शिल्प यानी कि क्राफ्ट का मेला है। कहाँ पे होगा? हरियाणा के फरीदाबाद में। और इसमें भागीदार देश तो है उज्बेकिस्तान और थीम राज्य है जम्मू कश्मीर। अच्छा, 45वां इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर का आयोजन भी किया गया और इसमें थीम कंट्री कौन सा था? बांग्लादेश था, वो याद रखना। और मेले से एक पुष्कर मेला होता है, जो आप जानते हो अजमेर राजस्थान में होता है। एक पुष्कर फेस्टिवल भी होता है, वो होता है जम्मू कश्मीर में। ये भी कंफ्यूज कर सकता है, इसे भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, मार्च 2022 में इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन कहां पे करेगी? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो इंडियन एयरफोर्स अभी 7 मार्च को राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण रेंज में एक्सरसाइज वायु शक्ति का संचालन करेगी और इसमें मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना के टोटल 148 विमान पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो एक्सरसाइज वायु शक्ति है ये हर 3 साल में एक बार होती है। आयोजन करता है कौन? इंडियन एयरफोर्स। और इस बार इसमें राफेल भी पार्टिसिपेट करेगा। राफेल फ्रांस की डसोल्ट कंपनी से हमने लिया है। अच्छा, हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी है। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेवल चीफ है R हरि कुमार और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। हमारे आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे और आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, अब बताओ, भारतीय नौसेना ने मिलन 2022 एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पे किया था? विशाखापत्तनम में, याद रखना वो भी। तो गाइज ये लीजिए, मार्च महीने के पहले वाले वीक का पहला वाला पार्ट हमने कवर कर लिया। कौन कौन से दिन आ गए इसमें? 1, 2, 3, 4 मार्च तक हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर लिए और इनका क्विज भी बना करके अपलोड कर दिया ताकि आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सको। वीडियो देखने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी खुद से और बीच बीच में
रिवीजन के लिए भी आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तो क्विज बना दिया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, पीडीएफ भी डाल दी गई है। तो अगर मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करें। अगर आप लोग चाहते हो इसी तरह से कंटिन्यू बनी रहे सीरीज़ तो वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करें, इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।